थोड़ा सा कैमरा एंगल चेंज करा है शायद, पता नहीं मैं क्लियरली दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा, लेकिन तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम कुछ और एलिगेशंस की बात करते हैं। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या जो हमेशा से रही है, 1947 से रही है, मान रहा हूँ, लेकिन 2014 से तो ये समस्या ही बहुत बड़ी रही है। इसके अंदर बात करते हैं। देश में अनएम्प्लॉयमेंट लगभग 7.9% तक पहुंच गई है। ये 7.9 तो 8 ही हो गया, 8 सवा 8 मान के चलो। LFPR 47% से घटकर 39.7% रह गई है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन होता है कि मतलब कितने लोग एट अ टाइम हमें काम करने के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। तो पहले मान के चल रहे थे कि 50% के आसपास है, लेकिन घट के 40 ही रह गई है। करोड़ों लोग, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो भाई 4 5 10 20 करोड़ तो जॉब ही ढूंढ रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, बस उन्हें जॉब नहीं मिल रही। प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, लाला की दुकान हो, कुछ भी हो, उन्हें लेकिन जॉब नहीं मिल रही। वे बेरोजगार हैं। और अगर उन्होंने कोई अपना बिजनेस शुरू करना है ना, तो उनके पास कैपिटल नहीं है। कैपिटल अगर चाहिए उन्हें तो उन्हें लोन वगैरह लेना पड़ेगा, लोन नहीं मिलते हैं उन्हें। चलो कोई बात नहीं, अगर लोन मिल जाते हैं उन्हें तो फिर उसके ऊपर भी टैक्स, उसके ऊपर भी कमीशन। अगर दुकान अपनी चलानी शुरू कर दी उसने, तो उसके ऊपर भी उसे टैक्स देना है, उसके ऊपर भी उसे कमीशन देने हैं, लोगों को साइन करवाने के लिए पैसे देने हैं, घूसखोरी वहाँ पे भी है। तो मतलब करेगा क्या यार? वो जो सोसाइटी है जो अपनी मतलब अपने आज को मुश्किल में डाल रही है क्योंकि अपना कल बेहतर कर सके, अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दे सके, वो कहाँ जाए फिर? उसके पास सरकारी नौकरी नहीं है, उसके पास प्राइवेट नौकरी नहीं है, लाला की नौकरी नहीं है, अपना काम नहीं शुरू कर सकता, क्या करे वो? और जब वो तुमसे बोलता है ये चीज़, तो तुम मुँह छुपा के भाग जाते हो क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस तुम्हें करनी नहीं होती जिसमें तुम जवाब दे पाओगे। एक बार करी थी, तो ऐसा कूद-कूद के आ रहा था, हर बात का जवाब पीएम थोड़ी देंगे, हम दे देंगे जवाब आपको। जवाब दे दिया ना, हर चीज का जवाब प्रधानमंत्री जी ने देना जरूरी नहीं है, क्योंकि सवाल का बुनियाद ही नहीं है, बेसिस नहीं है। थैंक यू वेरी मच। भाई रहने दे, तेरे ऊपर तो यार वैसी है एलिगेशन है। गुजरात के अंदर जो तूने कांड करवाए थे उसके बारे में सब जानते हैं भाई। कैसे एक प्रेग्नेंट लेडी का पेट ऐसे दिया गया, बच्चा भी निकल के बाहर गिर पड़ा था भाई उसका। ठीक है, और ये स्टेटमेंट है, प्रॉपर स्टेटमेंट है ये। काटो जला करो। एक को प्रेग्नेंट है उसको हमने चीर दिया था अच्छा। एक को प्रेग्नेंट है उसको हमने चीर दिया था अच्छा। जेल में आप बताइए ना, छुड़ाया किसने? बताइए तो, कैसे छुड़ाया? हमको तो जेल से नरेंद्र भाई ने छुड़ाया। अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ मैं। यूथ के पास डिग्री है लेकिन रोजगार नहीं, बस एक पेपर बन के रह गया। अभी सीजेपी के प्रोटेस्ट में एक लड़का आया हुआ था, इतनी मोटी फाइल थी भाई उसके पास उसने बीटेक एमटेक कर रखी है, उसने डिग्री ले रखी है दोनों। 12th में उसके अच्छे ग्रेड हैं, 10th में उसके अच्छे ग्रेड है, उसने 10 से 12 अलग अलग सर्टिफिकेट ले रखे हैं, अलग अलग कोर्सेज कर रखे हैं, लेकिन उसके पास नौकरी नहीं है। भाई इतने काम करने के बाद इंसान 10,000 की नौकरी नहीं करेगा, मान लो लाख की नौकरी नहीं है उसके पास, कम से कम 20-25 हज़ार रुपये कुछ तो। 10,000 रुपये की नौकरी करने का मतलब है केवल तुम खाना और रेंट ये चीज़ कर रहे हो। इससे तो घर पे रह ले इंसान, घर पे भी तो 2 रोटी खा लेगा। 2 रोटी खाने के लिए कोई नौकरी नहीं करता भाई, अपना कल बेहतर करने के लिए नौकरी करता है। इन्होंने एक चीज़ जब 2014 में आए थे तो उन्होंने बहुत बढ़ा-चढ़ा कही थी, वुमेन एम्प्लॉयमेंट। हम लड़कियों को रोज़गार देंगे, बेटी बचाओ बेटी बेटी पढ़ाओ, तो बेटी ना बची ना बेटी पढ़ी। सुन के बुरा लगता है भाई, रोंगटे खड़े होते हैं अगर दिख रहे हो उसे भाई, तो रोंगटे खड़े होते हैं सोच के भी। वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, जैसे हमारे पास लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन होता है, ऐसे ही हमारे पास वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन होता है, लगातार कम हुई। पिछले कुछ सालों में 1.25 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को जॉब चली गई। पिछले कुछ साल, 4 या 5 साल, कोविड के बाद से 1.25 करोड़ महिलाओं की जॉब चली गई। देने की तो बहुत दूर की बात है। एम्प्लॉयबल वुमेन ने बहुत कम परसेंटेज एक्टिव एम्प्लॉयमेंट में। एम्प्लॉयबल वुमेन मतलब जो काम कर सकती हैं, उन वुमेन्स में भी बहुत कम रेशियो, बहुत कम परसेंटेज है जिन्हें नौकरी मिल चुकी हैं, जो नौकरी कर रही हैं। तो खुद सोचो भाई तुम, इनका एक सबसे बड़ा इनका प्रॉमिस था 2 करोड़ जॉब देने का हर साल 2 करोड़ जॉब। तो इसके हिसाब से 2014 2026 चल रहा है, 12 दिन 24 करोड़ जॉब हो गई। 24 करोड़ जॉब होगी, ठीक है, लेकिन अभी 64 लाख पोस्ट सरकारी पोस्ट खाली पड़ी हैं, जबकि इन्होंने 24 करोड़ में प्राइवेट, लिमिटेड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, इन सबको कवर करा था। मान गया भाई 24 करोड़ सरकारी नौकरी तो तुम नहीं दे सकते, ठीक है, लेकिन अभी 64 लाख तो केवल सरकारी पोस्ट खाली पड़ी हैं। भले उसके अंदर जज हो, क्लर्क हो, पियून हो, कोई भी हो, टीचर हो, अकाउंटेंट हो, कोई भी हो भाई इसके अंदर, लेकिन 64 लाख पोस्ट खाली है पूरी इंडिया के अंदर। यही भर लो पहले। 2 करोड़ जॉब देने के लालच में, करोड़ों जॉब लेने के लालच में लोगों ने वोट करी, लेकिन ये करोड़ों जॉब खा गए लोगों की।
करंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्पीड फ्यूचर डिमांड के कंपैरिजन में बहुत कम है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक यार, ऐसे तो चलते रहेंगे, बहुत सारे टॉपिक है। चलो अगले बात करते हैं डीमोनेटाइजेशन और लॉकडाउन। डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे लाखों लोगों की जॉब चली गई, क्योंकि एकदम से डीमोनेटाइजेशन करा तो जितनी भी नॉर्मल छोटी कंपनीज थी, इनके पास तो कैश बचा ही नहीं, इनका कैश सारा किसी मतलब वही नहीं बचा, तो ये लोगों को देते गए तो उन्होंने नौकरी से निकाल दिया, ले ऑफ मान लो या टर्मिनेशन ही मान लो, वो कर दिया, तो उनकी तो नौकरी गई। जितने भी स्मॉल बिजनेस थे, इनफॉर्मल सेक्टर थे भाई, ये सब खत्म हो गए एकदम से। मान लिया पेंडेमिक था भाई, इसके ऊपर असर पड़ा लोगों के ऊपर, लेकिन ये जो तुमने डिमोनेटाइज नहीं करा था ना 2016 में, जबरदस्ती का पेंडेमिक घुसाया था दुनिया के अंदर, भ्रष्टाचार को खत्म कर देगा मोदी, मोदी है तो मुमकिन है। भाई मोदी है तो नुकसान है। कोविड लॉकडाउन के टाइम पे नेशन वाइड लॉकडाउन के दौरान करोड़ों लोगों ने एम्प्लॉयमेंट लूज़ की, चलो मान लिया। डेली वेज वर्कर और माइग्रेंट लेबर, अब उन सब लोगों के बारे में सोचो कोविड के टाइम पे। अरे जब 1 लाख रुपए तो हर किसान के अकाउंट पे डाल रहे थे, कोई बात नहीं भाई, इन लोगों के अकाउंट में 300 रुपये भी हर दिन डाल देते, 300 400 रुपये, जितने टाइम कोविड चला था। पैसा नहीं था सरकार के पास, पैसा तो है सरकार के पास। पैसा तो इतना सरकार के पास, मैं बताता हूँ कितना है, 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था जब 2014 में बीजेपी आई थी। नई गवर्नमेंट का काम क्या है? पिछले कर्ज को ख़त्म करना या फिर कम करने की कोशिश करना, और लोगों की भलाई में पैसा लगाना, ठीक है। अभी इन्होंने क्या करा, इनके पास इतने तो फंड आ गई, इतना मोटा पैसा आया फंड का, इतने टैक्स आते हैं इनके पास, लेकिन अभी देश है 155 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में। 155 लाख करोड़ भाई, कितनी बड़ी रकम है। जिस कमरे में बैठा हूँ ना, कंपाई घर, जिस घर में मैं बैठा हूँ ये 2 BHK है भाई, इस घर के अंदर अगर कैश भरना शुरू करें तो घर के अंदर कैश नहीं आने का, वो इतना कैश है वो। मुझे लग रहा है इस घर छोड़ दे, पूरी बिल्डिंग में इतना कैश नहीं आने का भाई। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर हम बात करें, तो वर्कर विलेज वापस जाने लगे, जो बिहार साइड से या ईस्ट साइड से जो लोग आ रहे थे, क्योंकि वहाँ पे इतना काम नहीं है करने के लिए, तो इधर आते हैं काम करने के लिए, तो वो वापस अपने घर जाने लगे। एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी बढ़ गई। लोगों ने सोचा था इंडस्ट्रीज आ गई हैं तो इंडस्ट्री पर डिपेंडेंसी बढ़नी चाहिए, लेकिन नहीं, लोगों ने भी डिपेंडेंसी बढ़ाई एग्रीकल्चर के ऊपर। किसान आदमी भाई, किसान आदमी के मन में गलती से वहम आ गया था कि यार चलो इस जगह से पैसे कमा सकते हैं, लेकिन नहीं, उसने वापस अपनी किसानी खेती शुरू करी है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट दोनों इफेक्ट हुए। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, क्योंकि लेबर मैन पावर वहाँ पे है नहीं, मैन पावर वापस चला गया क्योंकि तुमने उसे पैसा नहीं दिया, और लोग फंस गए थे भाई। लोग ये सोच रहे थे कि मैं भी, जब कोविड आया था मैं 12th क्लास में था उस टाइम पे, और मैं कहीं रहता था अपने रिलेटिव के घर पे, और मैं ये सोच रहा था कि मैं यहीं मर जाऊंगा बस, मैं अपने घर भी नहीं पहुंच पाऊंगा अभी। मैं ऐसा सोच रहा हूँ, अब उन लोगों के बारे में सोचो जो कहीं से बाहर से काम करने आ रहे थे, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। उनके पास ना पैसे हैं, ना खाने के लिए दाने हैं उनके पास, और उन्हें घर भी जाना है अपने, बीवी बच्चों से बात नहीं कर पा रहे हैं, फ़ोन में रिचार्ज के पैसे नहीं होंगे। गवर्नमेंट वैकेंसीज़, कहाँ-कहाँ वैकेंसी खाली हैं? सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, हेल्थ डिपार्टमेंट, आंगनवाड़ी, स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय स्कूल, आईआईटी, आईआईएम, आईआईआईटी, एनआईटी, इंडियन आर्मी, सीएपीएफ, स्टेट पुलिस, कोर्ट, ये सब वे हैं जो मैं फाइंड कर पाया हूँ भाई, और शायद हो सकता है 15-20 और डिपार्टमेंट निकल जाएँ, जिसके अंदर अभी वैकेंसी खाली है, और इनका वादा है 2 करोड़ हर साल वैकेंसी देने का। 62 लाख से ज़्यादा गवर्नमेंट वैकेंसी खाली है, 62-64 लाख से ज़्यादा। रेलवे की बात कर लेते हैं, चलो अडानी भैया की बात करते हैं थोड़ी सी। रेलवे में लाखों पोस्ट वैकेंट है, कोई कई ग्रुप सी और ग्रुप डी पोस्ट को अबॉलिश कर किया गया। मतलब नई नौकरी देना तो छोड़ दो, चलो कोई बात नहीं, जो पुरानी वैकेंसी उन्हें फिल कर रही थी, लेकिन उन्होंने क्या करा, पोस्ट ही गायब कर दी। इन्होंने क्या करा, प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिया, आधी से ज़्यादा रेलवे इन्होंने प्राइवेट कर दी, अडानी को बेच दी। भाई अडानी का तो पता नहीं ऐसा करता है क्या, अडानी का ये अडानी इसके ऐसा करता है, मतलब समझ में नहीं आ रहा लॉजिक। ये ना तो कभी आपस में इतने ओपनली मिलते, ये कभी नहीं मिलते, फ़ोन वोन पे तो बात करते होंगे या फिर प्राइवेटली मिलते होंगे, ठीक है, जैसे भी होता होगा पॉसिबल। लेकिन भाई पता नहीं, कोई प्रोजेक्ट आ जाए नया, अडानी को मिलेगा। इसने ये स्मार्ट मीटर लगवाए थे अभी तमिलनाडु के अंदर, इसने स्मार्ट मीटर वाला सिनेरियो शुरू करा, तो वहाँ पे तो थालापति अब सीएम बना। थालापति ने देखा कि हम 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, थालापति तमिलनाडु में 200 यूनिट फ्री देता है पूरे तमिलनाडु में। उसने 3 से 4 बहुत अच्छे-अच्छे काम करे, जितने भी दारू के ठेके थे सबके टेंडर कैंसल कर दिए। दोबारा से आप टेंडर लो, लीगली टेंडर लो, कोई बात नहीं, दारू बंद नहीं करी, टेंडर खत्म कर दिए, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके अलावा जितने भी स्कूल के बच्चे हैं 1st से 12th तक के, अगर वो स्कूल यूनिफॉर्म के अंदर हैं तो बस के अंदर फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। कुछ सिनेरियोज में आई कार्ड दिखाने तक की ज़रूरत नहीं है उन्हें।
वुमेन्स के लिए उसने बहुत सारी चीज़ें कर दी, ठीक है। उन्होंने वो लेडी सिंघम पुलिस कुछ चलाई है जो रात को 11-12 बजे भी गश्त लगाती है, मतलब लेडी बिल्कुल सेफ है भाई, ऐसे होती हैं लड़कियां सेफ। ऐसे नहीं होती कि हम ये कर देंगे और वो कर देंगे और आप हमसे कांटेक्ट करो, 100 नंबर फ़ोन करो, 112 पहुंच जाएगी, 1098 पहुंच जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता, 1090 जो भी है वो। तो उसने लेडी पुलिस सड़क पर उतारी है रात को 10 बजे 12 बजे, पुलिस लेडी पुलिस की ड्यूटी लगाई है ग्रुप में कि भाई अब देखते हैं क्राइम होगा कैसे, और क्राइम रेट ऐसे नीचे आया भाई वहाँ का चुटकियों में, ठीक। तो उन्होंने क्या करा, स्मार्ट मीटर वाला कुछ सिनेरियो शुरू करा। तो थालापति का कहना था कि भाई 200 यूनिट तो वैसे ही फ्री देता हूँ, स्मार्ट मीटर और क्या स्मार्ट कर लेगा इसे, भाई 200 से ऊपर कितनी यूनिट खर्च कर लेंगे, 50 60 100 200 इतना तो इंसान पे भी कर देगा भाई, 7 रुपये 5 रुपये यूनिट मतलब मीटर की रीडिंग सारी आती है। अगर मान ली 100 खर्च भी कर दी, 700 रुपये देने में इंसान को बुराई नहीं है, 200 से फ्री भी मिल रही है, शायद वो 100 खर्च भी ना कर पाए एक्स्ट्रा। तो इन्होंने मना कर दी, 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था जिस पर लात मारी है थालापति ने इसके। मजा आ गया भाई सुन के, दिल खुश हो गया, एक रोटी फालतू खाई है। एजुकेशन से हायर एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए कलेक्ट फंड का बड़ा हिस्सा स्पेंड नहीं हुआ। इन्होंने पैसे कलेक्ट करे, प्राइवेट स्कूल्स भी पैसे कलेक्ट करते हैं स्कूल में पैसे लगाने के लिए, लेकिन नहीं लगाते, अपनी जेब भरते हैं। इन्होंने उसके अलावा लोगों से पैसा लिया किसी चीज़ के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, उन फील्ड मतलब उन जगहों पे जहाँ पे अभी स्कूल्स वगैरह इतने हैं नहीं। भाई इसने 80,000 से ज़्यादा स्कूल बंद कर दिए। ऐसा भी हुआ है किसी स्कूल के नाम पे चंदा इकट्ठा कर लिया लेकिन स्कूल बंद हो गया फिर वो। सोच रहे हो 80,000 स्कूल, 80,000 भाई, एक स्कूल के अंदर ना करते 1,000 बच्चे भी पढ़ते होंगे यार, 80,000 इंटू 1,000 करके देख लो भाई, मतलब इतने बच्चे कहाँ जाएंगे अब यार, क्या करेंगे भाई। बच्चे पढ़ेंगे भाई तभी तो उन्हें पता चलेगा कि कल कैसे बेहतर करना है। उनके माँ बाप का कल तो तुम खा गए, उनका भी कल खाना है क्या तुम्हें अब। स्कूल एजुकेशन क्राइसिस, स्कूल में लाखों टीचर की वैकेंसीज हैं अभी, कई स्कूल सिर्फ एक टीचर के भरोसे चल रहे हैं, बहुत सारे प्राइमरी स्कूल हैं ऐसे 5वीं तक के, केवल एक टीचर है पूरे स्कूल के अंदर। रूरल एजुकेशन सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है, गांव में एजुकेशन सबसे बड़ा इशू रहा था आज तक का इंडिया का। अगर 1947 के बाद से ये चीज़ें होनी शुरू हो जाती कि हर गांव में एक स्कूल होता, हर गांव के अंदर एजुकेशन पहुंचती, उस टाइम पे तो नहीं था पॉसिबल, ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास सोर्सेज ही नहीं थे इतने उस टाइम, और बहुत बड़े बड़े मेजर सोर्सेज थे। अभी बात करूंगा जिस नेहरू से कंपेयर करता है ना ये, ठीक है, अभी बात करता हूँ उसकी भी, उसने क्या क्या करा और इसने क्या क्या करा, ठीक। तो उस टाइम पे तो सोर्सेज नहीं थे, अभी तो सोर्सेज हैं, लेकिन अभी क्या कर रहा है भाई, उन सोर्सेज को प्रोवाइड कर, यूज़ कर भाई, उन्हें लोग उन बच्चों को एजुकेशन दे। स्कूल के अंदर जितने टीचर हैं वो टीचर वहाँ पहुँचने चाहिए। ये कौन करेगा यार फिर, तुम नहीं करोगे, करेगा कौन। कंप्लेंट तुम्हारे पास आती है, कंप्लेंट की लिस्ट बढ़ती रहती है, पेज बढ़ते रहते हैं, तुम उन पेपर को जला कर उससे हाथ से कस हो जाते हो। भाई ऐसे थोड़ी काम चलेगा यार, नहीं भाई बदलना पड़ेगा भाई, तुम्हें नहीं बदलना पड़ेगा, हमें बदलना पड़ेगा। हायर एजुकेशन की बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आईआईटी, एनआईटी और आईआईएम में भी कई फैकल्टी की वैकेंसी अवेलेबल है अभी। यूनिवर्सिटी में क्वालिटी एजुकेशन अफेक्ट हुई है, रिसर्च और एकेडमिक स्टैंडर्ड पर भी इम्पैक्ट पड़ा है। एजुकेशन रेट कम होता चला गया, अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो बच्चों को पेपर नहीं दिए जा रहे, कोई बात नहीं, चल सरकारी की बात हो गई। कॉलेजों की अगर बात करें तो कॉलेज के अंदर जो एजुकेशन लेवल है वो डिग्रेड हुआ है, कंटिन्यूसली डिग्रेड हुआ है। यूजीसी और एचईएफए बजट, यूजीसी बजट रिड्यूस हुआ, यूनिवर्सिटी की फंडिंग कम हुई, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी एचईएफए का बजट भी बहुत कम कर दिया गया। पैसा कहाँ जा रहा है फिर ये, तुम टैक्स तो हमसे कंटिन्यूसली ले रहे हो, तुम हमसे मतलब अगर कुछ लो ना लो, तुम सांस लो ना लो, तुम टैक्स ले रहे हो, लेकिन ये पैसा जा कहाँ रहा है फिर, ये फंडिंग है नहीं, ये कहाँ है फिर। स्टूडेंट प्रोटेस्ट, यूनिवर्सिटी में पुलिस एक्शन हुआ, अगर स्टूडेंट अपनी आवाज़ उठाते हैं तो क्या होता है, यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट होते हैं, लाठीचार्ज होता है, बच्चों के ऊपर टीयर गैस छोड़ते, स्टूडेंट लीडर्स को टारगेट किया गया, उठा के जेल में डाल दिया गया, उनकी ज़मानत नहीं होने दी। लीडर गया तो फिर बच्चे तो अपने आप ही डर जाएंगे, क्योंकि हर बच्चे के अंदर तो दम नहीं होता कि भाई वो उठ के और गेट के पे मतलब स्कूल के गेट पे बैठ जाए कि ये काम ऐसा होना चाहिए, ये काम क्यों नहीं हुआ है पे। किसी किसी के अंदर दम होता है, उसे उठा के जेल में डाल देते हैं, भले वो छोटा हो या बड़ा हो। यूनिवर्सिटीज़ की ऑटोनॉमी, आइडियोलॉजी अपॉइंटमेंट हुई, एकेडमिक फ्रीडम अफेक्ट हुई, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर प्रेशर बढ़ा। उसके अलावा एजुकेशनल अपॉइंटमेंट, इंपॉर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पॉलिटिकली कनेक्टेड लोगों की अपॉइंटमेंट हुई। अगर पॉलिटिकली कनेक्टेड पर्सन किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आ जाएगा तो मनमर्जी नहीं करेगा वो अपनी, वहाँ फिर लिबरली कैसे काम होगा, बच्चे फ्रीली कैसे काम कर पाएंगे। अगर किसी बच्चे को उस इंसान से कनेक्शन हो तो किसी में भी थप्पड़ मार देगा भाई, किसी में भी थप्पड़ मार देगा, कोई एक्शन नहीं होगा उसके ऊपर।
NEP ये लिखा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। डिजिटल डिवाइड बढ़ेगी, रूरल डेवलप स्टूडेंट डिसएडवांटेज में चले गए, जो जितने भी रूरल स्टूडेंट थे वो NEP के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ पा रहे थे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ पा रहे थे, क्योंकि इसके अंदर ऑनलाइन एजुकेशन थी। तो जो गांव में रहने वाले बच्चे थे उन्हें इसका डिसएडवांटेज हुआ। ठीक है। डिजिटल डिवाइड बढ़ी, मतलब अब बच्चों को इक्विपमेंट लेने पड़े, कि किसी के पास छोटा फ़ोन है, अच्छा फ़ोन नहीं है, तो अगर उसे ऑनलाइन क्लास लेनी है तो अच्छा फ़ोन लेना पड़ेगा, फिर गवर्नमेंट के पास टैक्स जा रहा है। पुअर स्टूडेंट के पास इंटरनेट और डिवाइस ना होने से इनइक्वालिटी बढ़ेगी। एक बच्चा आईफोन 17 प्रो मैक्स के अंदर भी वीडियो देखेगा, एक बच्चा सैमसंग S25 अल्ट्रा में भी देखेगा, एक बच्चा सैमसंग के M13 में भी देखेगा, एक बच्चा पोको में भी देखेगा, एक बच्चा वीवो में देखेगा। एक बच्चा ऐसा होगा जिसकी फ़ोन की डिस्प्ले फूट रही होगी, क्योंकि उसके पास दूसरी डिस्प्ले नहीं, कि पैसे नहीं है। अनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी। प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया जाएगा, मतलब चीज़ें जितनी सरकारी हों उतनी अच्छी होती हैं, क्योंकि वो इक्वल होती हैं। प्राइवेटाइजेशन में इक्वलिटी कभी नहीं होती, वो केवल बायसनेस से भरा होता है। लेकिन उन्होंने क्या करा, यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन घुसा दिया। आंगनवाड़ी मॉडल, ओवरऑल कंक्लूजन अगर हम देखें, कुछ कम लाइन्स में बात कर लें, बेरोजगारी रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच गई, गवर्नमेंट वैकेंसी फिल नहीं हुई, मैन्युफैक्चरिंग जॉब कम हुई, वुमेन एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन हुई, एजुकेशन फंडिंग रिड्यूस हुई, टीचर वैकेंसी बढ़ी, यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी पर सवाल उठाया गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को प्राइवेट और डिजिटल डिवाइड बढ़ाने वाली पॉलिसी बताया गया, यूथ को एम्प्लॉयमेंट के बजाय अनसर्टेनिटी और कंपटीशन का सामना करना पड़ा। यूथ कहाँ जाएगा फिर यार? हद है भाई, हद है। मतलब सोच के भी तरस आता है कि यार बच्चे बेचारे ये कहाँ जाएँ? भाई मेरी ग्रेजुएशन हो गई और मैंने सपना ही छोड़ दिया कि मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है। होगा नहीं ना करके कुछ, करने को कर लूँ, होगा नहीं करके कुछ, ठीक। और हालात ऐसे भैया, अब तो हमने तो हिम्मत छोड़ दी अपनी भाई, अपना कुछ काम देख लेंगे, अपना कुछ भी करेंगे, लेकिन सरकार के भरोसे तो नहीं बैठ सकते भाई। और ना तुम बैठो, या तो सरकार बदलो, वरना फिर अपना काम खुद देखो। कुछ और फ्रॉड्स की बात करते हैं। GDP ग्रोथ, एवरेज GDP ग्रोथ कांग्रेस के टाइम पे 2004 2005 से 2013-14 तक GDP ग्रोथ थी 8.36%। 2014 से 2021 8 से 9 तो करते, ये घट के 4.75 आ गई, ऐसा आधी कर दी। रुपए की गिरावट, पाताल लोग भी शायद अब थोड़ा ऊपर होगा, इंडियन करेंसी उससे भी नीचे है। मई 2022 में एक $1 की वैल्यू लगभग 77.81 पहुंच गई थी। अभी वो वैल्यू 99-98 के आसपास 2026, सॉरी 2026 में। वीक रुपए का असर इंपोर्ट और इन्फ्लेशन दोनों पर पड़ा। रुपया वीक हुआ तो इसका इम्पैक्ट इंपोर्ट पे भी पड़ा, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट अमाउंट ही बढ़ गया। ठीक है, रुपये की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो इंपोर्ट हमें कम देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कम से ज़्यादा, मतलब कम से कम काम चल जाएगा, कि हमें केवल 10 रुपये दिए और हमारा काम चल गया। अब मान लीजिए जो रुपये की वैल्यू घट गई, तो जहाँ 10 देने पड़ रहे थे वहाँ 20 देने पड़ेंगे, 30 देने पड़ेंगे, और इसका असर फिर इन्फ्लेशन पे पड़ा। जो चीज़ पहले 10 रुपये में आ जाती, रुपया घट गया, चीज़ महंगी हो गई, वो चीज़ अब ज़्यादा रुपये में आएगी। नेशनल डेब्ट, गवर्नमेंट बोरिंग रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच गई है। मतलब नेशनल डेब्ट कितनी थी बताइए मैं तुम्हें, 155 लाख करोड़ रुपए। 2014 में ये थी 55 लाख करोड़ रुपए, 2026 में 155 लाख करोड़ रुपए। ये पैसा लगा कहाँ है यार, मेरी समझ में बात नहीं आ रही। दोबारा सुनो, टैक्स ले रहे हैं कंटिन्यूसली, टैक्स का पैसा क्यों ले रहे हैं? ताकि सरकार काम कर सके अपना लोगों के हित में, लेकिन वो नहीं हो रहा, काम तो हो ही नहीं रहा। उसके अलावा इन्होंने डेप्ट भी ले लिया, ये कहाँ जा रहा है पैसा? लगभग 90 लाख करोड़ एडिशनल डेप्ट लिया गया, हर इंडियन पर लगभग 1 लाख का डेप्ट बर्डन बढ़ गया, मतलब 1 लाख का कर्जा है अभी। गवर्नमेंट लगभग 4,000 करोड़ पर डे बोरिंग कर रही है, हर दिन 4,000 करोड़ पर दिन, हर डे हम बोरो, मतलब गवर्नमेंट बोरो कर रही है। बैंक NPS, RBI के फिगर्स के हिसाब से पब्लिक सेक्टर बैंक के ग्रोस NPA बहुत हाई लेवल पर पहुंच गए हैं। डॉक्यूमेंट का एलिगेशन है कि बैंकिंग सेक्टर फाइनेंशियल स्ट्रेस में चला गया, जाएगा ही, जाएगा ही। टैक्स बैंक के पास नहीं जाता, टैक्स गवर्नमेंट के पास जाता है। बैंक भी इस चीज़ को झेल रहे हैं, भले ही तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमसे बैंक वसूल, तुमसे गवर्नमेंट वसूल रही है। लोन राइट ऑफ पहले होते थे सबके, लेकिन उन्होंने क्या करा, चेंज करा। इन्होंने राइट ऑफ करने शुरू करे केवल अपने दोस्तों के, चाहे वो नीरव मोदी हो गया, चाहे वो अडानी हो गया, ऐसे बहुत सारे नाम है मेरे पास लिस्ट, ऐसे बहुत सारे नाम है, केवल उनके लोन माफ़ होते हैं, हमारे नहीं होते। बैंक फ्रॉड में किस किस के नाम है? बैंक फ्रॉड बताता हूँ किस किस के नाम है।
बीजेपी गवर्नमेंट के दौरान लगभग 5.35 लाख करोड़ के बैंक फ्रॉड हुए हैं। 5.35 लाख करोड़ भाई। डॉक्यूमेंट में कुछ हाई प्रोफाइल एक्यूज के नाम मेंशन किए गए हैं। एलिगेशन लगाया गया है कि कई लोग इन्वेस्टिगेशन के दौरान देश छोड़कर चले गए। बैंकिंग सिस्टम में आम आदमी के पैसे को प्रोटेक्ट करने में फेल रहा। बैंकिंग सिस्टम में आम आदमी का पैसा था। आम आदमी बैंक में पैसा क्यों डालता तो पैसा सेफ रहे, लेकिन वो पैसा कहाँ चला गया? धन्ना सेठों के पास। और ये कहाँ चले गए? देश छोड़ के बाहर। जीएसटी जीएसटी बहुत कॉम्प्लेक्स बना। बिजनेस को कॉम्प्लाइंस में दिक्कत हुई। 11 से ज़्यादा अमेंडमेंट करनी पड़ी। स्मॉल ट्रेडर और एमएसएमई सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए। मतलब जीएसटी आने के बाद बड़े किसी भी सेठ के ऊपर फर्क नहीं पड़ा इस चीज़ का, लेकिन जितने भी छोटे ट्रेडर थे, इन ये जो पैसे कमा रहे थे भाई, उसमें से भी सरकार को हिस्सा चाहिए। रिजर्व अमाउंट है ना, इन्होंने उसमें से भी पैसा लिया है। वो इसलिए होता है कि कल को पेंडेमिक जैसी कोई सिचुएशन आ जाए, जिसके लिए पीएम केयर फंड ऑलरेडी 13-14 हज़ार करोड़ रुपए कलेक्ट कर चुका है। ठीक है। उसके अलावा इन्होंने आरबीआई से भी पैसा लिया है अपने उसके रिजर्व में से, कि कोई हमारे पास फंड नहीं है, या फिर हमें ये काम करना है या वो काम करना है, देश को इसकी ज़रूरत है, नेशनल ट्रेजरी है तो यूज़ कर सकते हैं हम, वहाँ पैसा लिया है खुद के कामों के लिए। नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन, गवर्नमेंट ने देश की पब्लिक एसेट को मोनेटाइज या प्राइवेटाइज किया है। प्राइवेटाइजेशन लिस्ट में कुछ इंक्लूड किए सेक्टर्स बताता हूँ जो प्राइवेट कर दिए गए, जो पहले सरकारी थे। नेशनल हाईवे ये प्राइवेट करे, रेलवे ये प्राइवेट करे तो अडानी को दे दी, एयरपोर्ट ये प्राइवेट करे, पोर्ट अडानी को दे दिया प्राइवेट, टेलीकॉम फाइबर नेटवर्क जियो को रिलायंस को दे दिया, ये प्राइवेट करा। पावर ट्रांसमिशन लाइन्स ये अडानी को दे दिए, प्राइवेट करा। गैस पाइपलाइन ये प्राइवेट, वेयर हाउस ये प्राइवेट, माइनिंग ब्लॉक्स ये प्राइवेट, स्टेडियम्स ये प्राइवेट। और ये सब पहले ऐसा होता था, इसके अंदर जो एम्प्लॉय होते थे ना, जो लोग काम करते थे, वो मतलब गवर्नमेंट हायर करके देती थी। गवर्नमेंट के सेक्टर से सारे के सारे, या लिमिटेड कंपनी हायर करी, लेकिन उनके पास ठप्पा होता था सरकारी होने का या सेमी गवर्नमेंट होने का, लेकिन उनके पास ठप्पा है प्राइवेट होने का, कि उनके कभी भी लात लग सकती है। एमएसएमई सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा? डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, कोविड लॉकडाउन, इन तीनों का कंबाइंड इम्पैक्ट पड़ा स्मॉल और मीडियम बिजनेस पर। जो ये चलाते हैं, जिनके भी स्मॉल और मीडियम बिजनेस है, इनका इनके ऊपर बहुत तगड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। किसका? डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, कोविड लॉकडाउन। ये सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर तबाह हुआ है इस वजह से। एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी का कनेक्शन, ये मतलब समझने वाली चीज़ है थोड़ी सी। जीडीपी ग्रोथ का फ़ायदा एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट नहीं हुआ, जबकि होना चाहिए था। मेन एलिगेशन इनके ऊपर ये लगे, वेल्थ कंसंट्रेशन बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं बढ़ी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और इंक्रीज हुई। एलिगेशन नहीं है भाई, ये फैक्ट है जो तुम्हारे ऊपर तुम्हें बताएगा तुमने क्या क्या कर दिया और क्या क्या नहीं करा। वेल्थ कंसंट्रेशन बढ़ी है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं बढ़ी, बढ़नी चाहिए थी। वेल्थ कंसंट्रेशन नहीं बढ़नी चाहिए थी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और इंक्रीज हुई, नहीं होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी। कॉर्पोरेट वेल्थ की अगर हम बात करें, कुछ सेलेक्टेड इंडस्ट्रियलिस्ट की वेल्थ बहुत तेज़ी से बढ़ी है। मतलब ये देख ले, जिसका नाम पहले इंडिया की लिस्ट में नहीं आता था, उनका नाम वर्ल्ड में आने लगा। हाँ, अडानी की बात कर रहा हूँ भाई, मेरा मेन टारगेट ही भाई अडानी है। कोरोना के दौरान भी कुछ बिलियनियर्स की इनकम कंटिन्यूसली इंक्रीज हुई। कोरोना में सबको नुकसान हुआ है, सबको। इनकी कैसे बढ़ेगी भाई? मतलब एक तरफ तो पूरे नेशन के, पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है, इनकी वेल्थ बढ़ रही है। हद है यार। बिना पीएम के कनेक्शन के हो सकता है ऐसा कुछ? जबकि आम आदमी इनकम लॉस और इन्फ्लेशन का सामना करता रहा। स्मॉल बिजनेसेस की बात करते हैं। आम तबका, तुम्हारे आसपास की दुनिया, किराना स्टोर्स ये घाटे में, ट्रेडर ये घाटे में, मैन्युफैक्चर ये घाटे में, स्मॉल इंडस्ट्री ये घाटे में। कहाँ जाए? ओवरऑल कंक्लूजन में बताता हूँ इसका। जीडीपी ग्रोथ बहुत स्लो हुई, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। स्लो छोड़ भाई, बढ़नी चाहिए थी, या फिर न्यूट्रल रहती है, स्लो होगी। रुपया वीक नहीं हुआ, रुपया तो खत्म ही हो गया कुछ दिनों में। देखिए ये रुपया जो भी 90-99 पहुंच रहा है ना, 150-200 पहुंचेगा। और लो बीजेपी को। नेशनल डेप्ट रिकॉर्ड लेवल तक बढ़ा। नेशनल डेप्ट 155 लाख करोड़ रुपए। और कितनी करवाओगे भाई? बैंक फ्रॉड और एनपीए बढ़े। कॉर्पोरेट लोन राइट ऑफ हुए। जीएसटी को ओवरली कॉम्प्लेक्स बताया गया। पब्लिक एसेट मोनेटाइज किए गए। एमएसएमई सेक्टर का नुकसान हुआ। वेल्थ इनइक्वालिटी और बढ़ी। इकोनॉमी का फायदा आम आदमी तक नहीं पहुंचाया गया।